प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिनों के विदेश दौरे पर है और विदेश दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। यहाँ होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। लोग हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन कर रहे थे और पीएम मोदी से मिलने कुछ बच्चे भी आए थे जिनसे पीएम मोदी ने बात भी की। वहीं एक बच्चे ने पीएम मोदी की एक पेंटिंग भी बनाई हुई थी जिस पर पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम मोदी बर्लिन में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से भी मुलाकात करेंगे और भारत जर्मनी आईजीसी की बैठक में भी शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी 3 मई को इंडो नॉर्डिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे और इसके आखिर में पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति की स्वयं की प्राथमिकता होती है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की शारीरिक अखंडता को बिना अनुमति के भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों ने जो शर्त लगाई थी सार्वजनिक स्थानों पर नॉन वैक्सीन लोगों को बैन करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार सिर्फ नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। वैक्सीन ना लेने वाले लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को फिलहाल हटा लेने चाहिए। कोर्ट ने साफ किया है कि यहाँ उनका मतलब सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने से नहीं है। सरकार इनके लिए नियम बना सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने राज्य को 100% वैक्सीनेशन के लिए जरूर कहा था, लेकिन वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बताया गया था। ये व्यक्ति का निजी मामला है कि उसको वैक्सीन लगवानी है या नहीं। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जनता से जुड़ी समस्याओं की और आज का बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों पर अब बिजली का खतरा उमड़ रहा है और इस बिजली के उमड़ते खतरे को लेकर एक सबसे बड़ी वजह यह है कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन जितनी मांग बढ़ रही है उसके हिसाब से उत्पादन नहीं हो रहा है और इसी की वजह से देश के 16 राज्यों में लगातार घंटों घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि इस बिजली कटौती पर उमर अब्दुल्ला और अखिलेश जैसे नेता इसे महजबी रंग दे रहे हैं। हालांकि अभी हम इन दोनों नेताओं की बात नहीं करेंगे। अभी हम फिलहाल ये बात करते हैं कि अभी पूरे देश में लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। लोग पावर कट से खासे परेशान हैं। ऐसे में मौजूदा हालात की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बेहद अहम बैठक हुई। ANI के मुताबिक इस मीटिंग में बिजली मंत्री RK सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। कोयले की कमी की वजह से देश में बिजली का संकट गहरा गया है। बढ़ती बिजली के बीच अलग अलग राज्यों में बिजली की कटौती लगातार जारी है। विपक्षी दलों ने ताप संयंत्रों में कोयले की कमी के लिए केंद्र को दोषी ठहराया है। बिजली संकट के मद्देनजर कोयला माल ढुलाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने अब तक करीब 50 यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। इसके चलते छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों से आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। कोरोना, महंगाई और अब बिजली का संकट, लोगों के सामने लगातार बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर लोगों को इन सब चुनौतियों से राहत कैसे मिलती है। अगर मिलती भी है तो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो अहम बैठक हुई है, देखना ये होगा कि उस बैठक में क्या ठोस फैसले लिए गए हैं। अभी फिलहाल के लिए विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलेवार हो रहा है। पिरथला के गांव परेड़ा खुर्द में 3 तारीख को योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कार्यक्रम के दौरान शिरकत करेंगे। इसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया है आज DC और पुलिस कमिश्नर ने। और कहीं ना कहीं जब हमने उनसे अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उनका आगमन तय है और इसके अलावा तमाम विधायक और मंत्री जिले के यहाँ पर मौजूद रहने वाले। इसके अलावा 6000 साधु संत अन्य अखाड़ों से यहाँ पर पहुँचेंगे और करीब 1 लाख के करीबन भीड़ यहाँ पर जमा होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत, उन्होंने भी दावा किया है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं 12 साल तक जिस तरीके से बाबा खड़ेसरी हैं उन्होंने यहाँ तपस्या खड़े होकर की है, तो ये क्षेत्र की जनता के लिए सौभाग्य की बात है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय प्रवास को लेकर कांगड़ा दौरे पर हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री शाहपुर हलके में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने कई विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जो है शाहपुर ग्राउंड में उपस्थित जनसभा को भी संबोधित कहा और साफ शब्दों में ये कहा कि भाजपा की सरकार जो है आगामी विधानसभा में रिपीट होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लगभग 90 करोड़ की 14 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किए गए हैं। मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव आज धर्मशाला के सर्किट हाउस में ही रहने वाला है और कल मुख्यमंत्री कांगड़ा बाईपास पर पहुंचकर भगवान परशुराम संस्कृति भवन की जो है वो आधारशिला रखेंगे। उसके उपरांत मुख्यमंत्री का काफिला जो है कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री कल दोपहर 12 बजे के करीब जो है कांगड़ा हवाई अड्डे से वापस मंडी के लिए उड़ान भरेंगे। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर आरजेडी, कई अलग अलग पार्टियों को चुनावी रणनीति समझाने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी नई पारी शुरू करने वाले हैं। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अब जनता के बीच में जाने का समय आ गया है। दरअसल वो बिहार से अपनी एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब वो कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति तैयार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी खुद की पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। पीके की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही एक साथ पूरे देश में पार्टी लॉन्च करेंगे। खास बात यह है कि पीके अभी पटना में ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वे अपने लिए पटना में ही नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस में बात नहीं बनने के बाद प्रशांत किशोर यानी पीके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में बड़ा धमाल करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल होगी और जनसंपर्क करने के नए उन्नत तकनीकों के साथ लॉन्च होगी। पार्टी का नाम क्या होगा इसको लेकर अब तक कोई फाइनल बात नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पीके 1-2 साल में अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। राजनीतिक करियर की बात करें तो वो 2014 में मोदी सरकार को सत्ता में लाने की वजह से चर्चा में आए थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की नौकरी छोड़कर साल 2011 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े और उन्हें सत्ता में कायम करने का काम किया था। उसके बाद से अलग अलग राजनीति पार्टियों को उन्होंने रणनीति समझाई। इसके साथ ही चुनावों में ब्रांडिंग का दौर शुरू हुआ था, चाहे वो चाय की चर्चा हो या फिर 3D रैलीज का दौर, सब प्रशांत किशोर की ही देन है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर आएगा या फिर वहां पे ये सिर्फ एक महज क्षेत्रीय पार्टी रह जाएगी। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कई किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है अपनी विभिन्न मांगों को देखते हुए जहां जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों का जो मांग पत्र है वो मुख्यमंत्री के नाम भेजा। वहीं किसान नेताओं का कहना था कि आज गेहूँ की पैदावार बहुत कम हुई है और ऐसे में प्रति क्विंटल 500 रुपये सरकार जो है गेहूँ के ऊपर किसानों को बोनस दे। इसी प्रकार से उन्होंने एक और मांग की कि जिस प्रकार से आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, कई जगहों पर आग लगी है, जिससे ना सिर्फ किसानों की मशीनरी खराब हुई है बल्कि कई लोगों की जानें भी गई हैं, उन परिवारों को जो है सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग के अंदर जो आंकड़े गेहूँ की पैदावार के दिखाए जा रहे हैं वो गलत है, जबकि उसके अंदर अधिक जो है आंकड़ा दिखाया जा रहा है। इसको लेकर भी सरकार जल्द से जल्द काम करे और सरकार कहीं ना कहीं किसानों को मारने पर तुली हुई है और जो बीमा कंपनियां हैं, किसान जो कृषि अधिकारी हैं, उनके द्वारा मिली भगत से जो है बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का जो है काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने एक और मांग रखी कि उनका कहना था कि यमुनानगर के अंदर से 2 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं और इसके लिए जो भी भूमि अधिग्रहित की गई है किसानों की, उसका मुआवजा बेहद ही कम है, जबकि उसका उचित मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही हमारी मांगों पर ध्यान दे, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और किसान इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। बता दें कि लड़की की मौत के कुछ देर पहले ही पुलिस ने गैंगस्टर के घर पर दबिश दी थी। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस गैंगस्टर कन्हैया यादव के चंदौली जिले के मनराजपुर गांव पर दबिश करने पहुंची थी। कन्हैया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस की दबिश के बाद कन्हैया यादव की बेटी निशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं एक बेटी घायल है। मामले के तूल पकड़ने के बाद सैयद राजा के थाने एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सपा प्रवक्ता मनोज काका ने अपने ट्विटर अकाउंट से मृतक और घायल युवती का वीडियो ट्वीट किया है। मामले की जांच एसपी अंकुर अग्रवाल ने एएसपी को सौंपी है। मौके पर भारी पुलिस तैनात की गई है। ऐसे में सपा ने जमीन पर पड़ी एक लड़की का वीडियो भी शेयर कर लिखा, यूपी की पुलिस हत्यारी बन चुकी है।
आरोपी पुलिस कर्मियों को सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फरीदाबाद के एक बादशाहपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई करने गए 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है तथा उक्त कर्मचारी निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। बताया जाता है कि रविवार शाम को उक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कचरा आ जाने के कारण एसटीपी काम नहीं कर रहा था, जिसकी सफाई को लेकर उक्त सफाई कर्मचारी ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचे थे, लेकिन वहां बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उतरने के कारण जहरीली की गैस की वजह से उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में सरकार चाहे लाख दावे कर रही है या प्रशासन लाख दावे करता है कि सुरक्षा उपकरण कर्मचारियों को मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन स्थिति ये है कि हर वर्ष इस तरह के मामले सामने आते हैं और अभी बीते दिन हिसार में भी इस तरह का मामला आया जब सफाई कर्मचारियों को उपकरणों के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सवाल ये उठता है कि आखिर इन मामलों पर सरकार क्या संज्ञान लेती है। देश में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है और चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है, लेकिन अब दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए राहत की खबर है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में तेज गर्मी और लू से कुछ दिन की राहत मिलने वाली है। दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है, लेकिन अब मौसम विभाग आईएमडी ने कुछ राज्यों में गर्मी से राहत देने वाली जानकारी दी है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में आज मौसम करवट लेने वाला है। दिल्ली हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है और 1 मई से 5 मई के बीच तक तापमान सामान्य रहेगा और हीटवेव की भी चेतावनी नहीं है। वहीं ताजा डेटा के मुताबिक कुछ इलाकों में तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी गई है। बता दें कि पिछले कई हफ्तों से लू और तपन से जूझ रहे दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए ये मौसम बदलाव लेकर आएगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 मई से मानसून की भी शुरुआत हो सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट ने दुबई को पीछे छोड़ा, बना दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक के हटने के बाद से यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया में दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का स्थान हासिल कर लिया है। ओएजी ने अप्रैल के माह में जारी सूची में मुताबिक आधिकारिक ऐलान किया। कोविड-19 के कारण कुछ वर्षों के बाद दुनिया भर में यात्रा क्षेत्र स्थिर सुधार अनिश्चित प्रसिद्ध किए हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में यातायात वसूली का उजागर करते हुए आधिकारिक ऐलान ओएजी ने हाल ही मार्च 2022 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची का खुलासा किया। सूची में वे हवाई अड्डे शामिल थे जिन्होंने अपनी रैंकिंग को पुनः प्राप्त किया है। भारत के पास खुश करने की बात इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सूची में दूसरा स्थान लिया, साथ ही 7वें स्थान ऊपर चढ़ गया है। अब दिल्ली एयरपोर्ट ने दूसरा स्थान ग्रहण जरूर कर लिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वो इस स्थान पर बरकरार रहता है या पीछे हट जाता है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। दरअसल कल यानी 3 मई से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जो है हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो ये बता दें कि 5 मई तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा, जिसके चलते जो है तापमान में भी जो है गिरावट देखने को मिलेगी। वही रविवार की बात करें तो बीते दिन जो है कल शाम को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। शिमला शहर में भी जो है बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को जो है गर्मी से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वही तापमान की बात करें तो तापमान में भी जो है 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आई है। वही आज की बात करें तो सोमवार के दिन जो है सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, बादलों के बीच हल्की हल्की धूप खिली हुई है, जिसकी वजह से जो है ठंडी हवाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को जो है गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अप्रैल माह में सबसे गर्म दिन शिमला शहर में 28 अप्रैल को रहा है, जबकि 28 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। वही आगामी दिनों में 5 मई तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन 5 मई के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मैं इस समय हूँ नारनौल के नागरिक अस्पताल में और ठीक मेरे पीछे अल्ट्रासाउंड है और देख सकते हैं किस तरह से घंटों से
लाइनों में लगी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये, ना ही तो यहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था है और ना ही ऊपर छत पर पंखा। 46 डिग्री तापमान है। ऐसे में 46 डिग्री तापमान में घंटों बैठकर अल्ट्रासाउंड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि हरियाणा सरकार के दावे हैं, स्वास्थ्य मंत्री के दावे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के दावे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को काफ़ी सुधारा गया है। हरियाणा सरकार से एक ही सवाल है, क्या इसी तरह की व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं कि लोगों के लिए ना बैठने की जगह है, ना सर पर पंखा है? अगर ऐसी व्यवस्था सुधारी गई है तो शायद इन लोगों के लिए नाकाफी होगी। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बड़ित्तर के किसान सुभाष चंद्र ने केसर की खेती पैदा कर मिसाल पेश की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष उन्होंने एक नाल भूमि पर केसर की खेती की थी, जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए की आमदनी हुई है। लेकिन इस बार सुभाष चंद्र ने 2 कनाल भूमि पर केसर की खेती की है, जिसके तहत उनको 12 लाख रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें यह खेती करने की नसीहत उनके एक मित्र ने दी है, जो कि उत्तराखंड से हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल में भी इस तरह की खेती हो सकती है। कड़ी मेहनत और परिश्रम के चलते सुभाष चंद्र ने इस खेती को पैदा कर एक मिसाल पेश की है। वहीं सुभाष चंद्र ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि युवाओं को रोजगार के साधन घर में ही उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह की खेती करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि युवाओं को घर द्वार पर ही रोजगार के साधन मिल सके। पांवटा साहिब में आग जलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताज़ा मामला पांवटा साहिब के शिवपुर में सामने आया है, जहां पर एक किराना की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दुकानदार का 50,000 का नुकसान हो चुका है और 5 लाख का सामान लगभग बचाया गया है। हर घर नल, हर घर जल, ये नारा कहीं ना कहीं चरितार्थ हुआ था कि पूरे प्रदेश भर में ग्रामीणों को पानी मिले, हर घर को पानी मिले। लेकिन गांव उमरावत के लिए नारा कहीं ना कहीं उल्टा साबित हो रहा है, क्योंकि गांव के अंदर पानी नहीं है। पिछले 20 दशकों से यहाँ के ग्रामीण प्यासे हैं और बाट जो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जल में, उनके नल में जल आ जाए, लेकिन आज तक उनके गाँव के अंदर पानी नहीं आया है। ग्रामीण न केवल सूबे के मंत्रियों से बल्कि मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, बार बार शिकायत कर चुके हैं, सीएम विंडो में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनके गांव में जल नहीं आया है। न केवल घरों में बल्कि मवेशियों के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। गांव के अंदर पानी ना होने के कारण लोग जद्दोजहद में रहते हैं, प्रतिदिन पानी की तलाश में टैंकों को मंगवाते हैं, खरीद करके पानी उन्हें पीना पड़ रहा है। अधिकारियों को बार बार आश्वासन जो है अधिकारी जो है उन्हें दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने एक फ़ाइल मंजूरी के लिए चंडीगढ़ भेजी है, मंत्रालय से वो फाइल जब आएगी तो उसके बाद उस गाँव को पानी मिल पाएगा, ऐसे अधिकारियों का कहना है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि केवल आश्वासन ही उनके द्वारा दिए जा रहे हैं और आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक विभाग ग्रामीणों को पानी उपलब्ध करवा पाता है।